दूध चलने की अजीब सी गंध पाकर मेरा माथा ठनका। मशीन छोड़कर रसोई में झांका तो देखा दूध उफन उफन कर चूल्हे में जा रहा है और सुम्मी का कहीं पता नहीं है। सुम्मी! जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं अनायास ही बैठक की ओर मुड़ गई। सुम्मी खिड़की के पास खड़ी अपलक सड़क की ओर निहार रही थी। तो यहाँ खड़ी है और उधर दूध दीदी को शायद फिर कोई देखने आए हैं। अच्छा, देखा दद्दू की आलीशान गाड़ी के साथ एक और भी खूबसूरत कार सड़क पर खड़ी है। योगेश कार के दरवाजे पर सबकी अगवानी कर रहा था और दद्दू सीढ़ियों पर हाथ जोड़े खड़े थे। लड़का कौन सा था री? वो नीले सूट वाला या हरे स्वेटर वाला? तुम भी माँ गजब करती हो। जीजी के लिए वो स्वेटर वाला कैसा लगेगा जरा सोचो तो। सुम्मी ठीक ही कह रही थी। राजी के 5.5 फुटी कद के सामने अच्छे अच्छे लड़के भी बौने लग उठते थे। कितनी ही जगह सिर्फ इसी कारण रिश्ता नहीं हो सका था। तब से लड़के की ऊंचाई का खास ध्यान रखा जाता था। सोचते सोचते 2 साल पुरानी वो बात याद आ गई। कितना अच्छा घर था। लड़का इंजीनियर, बाप डिप्टी कमिश्नर। ऊंचाई 5 फुट 8.5 इंच थी। फिर भी राजी के सामने जरा सा लग रहा था और राजी ने मना कर दिया था। दूसरे दिन योगेश घर पर आया था। पहले तो उसने राजी को खूब कोसा था, फिर बोला, चाचा जी इतना अच्छा लड़का हाथ से जाने देना नहीं चाहते पिताजी। उन्होंने कहा है कि सुम्मी के लिए बातचीत कर ली जाए। अभी 2 दिन और वे लोग शहर में ही हैं। देखने दिखाने का कहें तो इंतजाम हो भी सकता है। केश, अपने पिताजी से कहना अपनी बेटी का झूठन यहाँ न भेजें। सुम्मी का बाप अभी जिंदा है। योगेश अपना सब मुंह लिए लौट गया था। बड़ी शान से कह दिया था कि उसका बाप जिंदा है। बाप ऐसे ही तो होते हैं। 2 साल में कितने लड़के देखे हैं। दद्दू को देखो, सारा हिंदुस्तान छान मारा है। ये तो दिन भर बाहर रहते हैं। दिन भर इतनी बड़ी लड़की आंखों के सामने रहने पर मेरी छाती में कैसा क्या होता रहता है, इन्हें क्या पता। कहते हैं तुम नाहक फिक्र करती हो। आजकल तो 25 साल से पहले कोई लड़कियों की शादी की बात सोचता भी नहीं। ठीक है, लेकिन वे लड़कियां क्या दिन भर इस तरह घर में बैठी रहती हैं? लड़की को कॉलेज आप भेज नहीं सकते, खर्च नहीं पूरा पड़ता, इसलिए नौकरी नहीं करवाएंगे क्योंकि इससे आपकी बेइज्जती होती है। फिर वो बेचारी क्या करे दिन भर। माँ, दद्दू आ रहे हैं, पिछले रास्ते से छत पर होकर आ रहे हैं। मैं तो अवाक रह गई। दद्दू पता नहीं कितने सालों बाद इस घर में आए थे। 4-5 साल पहले मुनीश बहुत बीमार हो गया था, तब आए थे बड़े डॉक्टर को लेकर। बहू, जरा सुम्मी को तैयार करके मेरे साथ भेज दो। राजी को देखने ढेर सारे मेहमान आ गए हैं। उसकी माँ बाहर मेहमानों के पास बैठी है। योगेश की बहू रसोई में अकेली है। सुम्मी साथ रहेगी तो थोड़ा सहारा हो जाएगा। मैंने सुम्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में इनकार साफ झलक रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे आदेश दिया और वो पैर पटक कर तैयार होने चली गई। दद्दू को मैंने एक मोड़ा खींचकर बैठा दिया और सुम्मी के पीछे पीछे चली आई। उनके सब नौकर चाकर मर गए हैं क्या, जो हमें याद किया गया है? हम नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं कहते पगली, वैसे ही कोई जरूरत पड़ गई होगी, नहीं तो भला आज तक कभी ऐसा हुआ है? तब बड़े बेमन से उसने अपना संदूक खोला। अपने मामा की दी हुई बैंगनी रंग की अंबिका सिल्क पहनकर जब वो बाहर आई तो गले में जैसे कुछ अटक सा गया। हाथ में, गले में, सारे शरीर पर कहीं सोने का एक तार भी न था। फिर भी लड़की जैसे लक्ष्मी का रूप लेकर ही धरती पर आई थी। दद्दू के साथ उसे भेजकर मैं पता नहीं कितनी देर सुम्मी की बात सोचती रही। वो पूरे 4 साल बाद उस घर में कदम रख रही थी। अलग होने के बाद इन 2 घरों में ही नहीं, हम लोगों के दिलों में भी दीवार खड़ी हो गई थी। तब से मैंने सिर्फ योगेश की शादी में ही वहाँ पांव दिया था। उस समय भी उपेक्षा, अपमान और तिरस्कार की ऐसी सौगात पाई थी कि दोबारा जाने की इच्छा ही नहीं हुई थी। फिर भी मैं होली, दिवाली, दशहरा और संक्रांति पर बच्चों को बड़ों के पैर छूने भेजती। राखी, भाई दूज पर लड़कों को अवश्य भेजती, जैसे कोई ये ना कहे कि देने के डर से मुंह छिपा गए हैं। दिया हुआ सब दोगुना करके योगेश, लोकेश, सुम्मी के बहाने लौटा जाते। अजीब से संबंध हो गए थे, ना छोड़ते बनता था ना निभाते। और कोई बुलाने आता तो सुम्मी तो आज भी न जाती। पर दद्दू की बात और थी, उनकी बात टाली नहीं जा सकती थी। उनके लिए सबके मन में एक ऊंचा आसन था। बंटवारे के बाद भी उस स्थिति में फर्क नहीं आया। ये मुंह से चाहे जो भी कहते रहे, दद्दू की बात टाल दे ऐसा साहस उनका भी नहीं था। और झगड़ा दद्दू से था ही कब, बैर तो देवर भाभी के बीच था। दद्दू उतने ही निरीह थे जितना कि मैं, और इस रोज रोज की खटपट से उतने ही त्रस्त भी। जीजी ये देख कर चिढ़ती थी कि लाला जी दिन भर बैठकर ताश खेलते हैं या सिगरेट फूकते हैं, खानदानी कारोबार में जरा भी हाथ नहीं बटाते।
देवर को ये कोफ तो होती थी कि भाभी ठसक किसे दिखाती है, वे किसी और का नहीं अपने बाप का माल खा रहे हैं। पर कौन समझाता कि बाप की कमाई कोई जिंदगी भर बैठकर नहीं खा सकता, और दद्दू ना होते तो घर की ईंटें तक बिक गई होती। और फिर एक दिन विस्फोट हो ही गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, सालों से सुलगती आग को बाहर आने का मौका मिल गया। दद्दू उस दिन भी बिल्कुल शांत बने रहे। तूफान थमने के बाद भाई को बुलाकर उन्होंने नकदी, सोना, चांदी सबका बराबर हिस्सा संभलवा दिया। नाप जोक करके मकान 2 हिस्सों में बांट दिया। नई सड़क पर एक नई फैंसी क्लॉथ की दुकान लेकर दे दी। मुझे अलग हो जाने से जरा भी खुशी नहीं हुई। 3 महीने बीतते बीतते इन्होंने बकना शुरू किया। बाप दादा की दुकान लोग बागों ने अपने लिए रख ली, हमें नई जगह पर बिठा दिया है, भला हमें कोई पूछता है वहाँ? बात दद्दू के कानों तक भी गई और दूसरे ही हफ्ते दुकान की अदला बदली हो गई। साथ ही दोनों मकानों के बीच एक लंबी सी दीवार भी डल गई। मैं योगेश राजी को देखने के लिए तरस गई थी। दुकान नई हो या पुरानी, चलाने में ही तो चलती है। देखते ही देखते दद्दू की नई दुकान भी चल निकली। अब इनको ये शिकायत है कि दद्दू के सारे पुराने ग्राहक अपनी ओर तोड़ लिए हैं। पहले पहल तो मुझे भी इन किस्सों पर विश्वास आ जाता था, पर बाद में समझ गई कि अपनी अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के बहाने हैं सब। पुराने न सही, इतने दिनों में तो नए ग्राहक भी जुट जाते हैं। धीरे धीरे सारी कैश चुक गई। फिर चांदी का नंबर आया, फिर एक एक करके मेरे गहने भी जाने लगे। तब घबरा कर मैंने दद्दू के पास संदेश भिजवाया। उन्होंने खुद जाकर दुकान का मुआयना किया और दुकान में पार्टीशन डलवाकर आधा हिस्सा एक डिस्पेंसरी के लिए किराए पर उठवा दिया। किराया सीधा मेरे पास पहुँचे ये व्यवस्था भी कर दी। इन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई, जो जी में आया बकते रहे, पर दद्दू की व्यवस्था को बदलने का साहस न कर सके। इनसे भी पूरा ना पड़ा तो मैंने छत के 3 कमरे और रसोई अपने लिए रखकर नीचे का सारा हिस्सा किराए पर उठा दिया। ऊपर रहने में ढेर सी असुविधाएं थीं, पर एक सुविधा थी सबसे बड़ी कि ऊपर वाला हिस्सा अकेला था और मेरी रसोई में क्या पकता है किसी को पता नहीं चलता था। अपने घर में तो कोई भूखा प्यासा भी रह लेता है, लेकिन बेटी का ब्याह, इसके लिए तो हाथ पांव मारने पड़ते हैं। ये काम तो औरतों के करने का नहीं है। दिन भर घर में बैठी लड़की सूखती जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। धम धम पैर पटकती हुई सुम्मी लौटी तो मेरा ध्यान बटा। क्यों री, गए क्या वे लोग? कैसा है लड़का? राजी से तो ऊंचा ही बैठेगा ना? कितने लोग थे? लड़के की माँ भी थी क्या? तमाम सवाल मैंने एक साथ पूछ डाले, पर सुम्मी ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और भड़ाक से दरवाजा बंद करके साड़ी बदलने चली गई। मुझे अपने ही ऊपर शर्म आई। कैसे कैसे प्रश्न पूछ बैठी मैं। मुझे उसकी भावनाओं का तो जरा सा ख्याल करना चाहिए। बेचारी का मन कितना कुड़ रहा होगा कि ताऊजी के यहाँ तो इतनी दौड़ धूप हो रही है, खोजबीन हो रही है, और यहाँ शुक्र है भगवान का कि एक लड़की दी, नहीं तो किस किस के आगे हाथ पसारती। रात खाना परोसते हुए मैंने इनसे बताया, आज फिर राजी को देखने आए थे। वेरी गुड, बाप ने ब्लैक में खूब जमकर कमाया है, अब छोकरी सब हिसाब बराबर कर रही है। जब संयोग बनेगा तभी न शादी होगी। बेचारे कोशिश करने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं ना। और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, यही कहना चाहती हूँ ना? ठीक तो है, मैं दद्दू की तरह हाई क्लास का आदमी नहीं हूँ, रोज रोज इस तरह का आयोजन नहीं कर सकता। तो तुम सोचती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तुमने मेरे बारे में से ज्यादा सोचा ही कब है। और थाली सरकाकर उठ खड़े हुए। सुपारी तक बिना खाए बाहर चले गए। मैं बड़ी देर तक वहीं चौके पे सिर थामे बैठी रही। इस तरह के सीन आए दिन होते ही रहते थे। जब भी राजी को कोई देखने आया, मैं इनके कानों में ये बात जरूर डालती। मन में एक आशा सी बनी रहती कि कभी तो इनके अंदर का बाप जागेगा। पर सिवा बड़े भाई को गाली देने के उनसे कुछ नहीं होता। किसी तरह अपने सोच विचार को परे धकेल मैंने रसोई समेटी और बिस्तर पर आकर पड़ गई। दबी दबी सिसकियों की आवाज सुनकर देखा तो सुम्मी तकिए में मुंह गड़ाकर रो रही है। मैं उठकर उसके पास गई और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरती रही। देख लल्ली, तू कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के यहाँ हो, और कुछ नहीं तो इस रोज रोज की चकचक से ही छुटकारा मिल जाएगा। बाहर रहेगी तो उतना ही मन अच्छा रहेगा। हमें कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? भाभी हर चिट्ठी में तेरे लिए लिखती रही है। उन लोगों ने एक दूसरे के बाद भी, माँ मैं कुंवारी रह जाऊंगी तो मेरे लिए चिंता मत करो। लेकिन ऐसा हुआ क्या है?
क्या हुआ है? तुम्हारे लिए तो शायद कुछ नहीं हुआ है, पर तुम्हें पता है तुम्हारे इस पागलपन की वजह से आज तुम्हारा, मेरा, हम सबका कितना अपमान हुआ है। क्यों क्यों जिस जिस से मेरी शादी की चर्चा करती रहती हो? क्यों कहा था तुमने दीदी से? क्यों कहा था? और देखते देखते उसका चेहरा फिर आंसुओं से भीग उठा। मैं तो एकदम जड़ होकर रह गई। मैं राजी से सुम्मी की शादी की चर्चा करूंगी? वो कौन सी पुरखिन हो गई है? लेकिन तभी वो प्रसंग याद आ गया जब राजी से पिछली मुलाकात हुई थी। नवरात्र में रोज मंदिर जाने का मेरा नियम था। वो शायद अपनी सहेलियों के साथ दर्शनों के लिए आई हुई थी। मुझे देखा तो दौड़ी आई और इतने लोगों के बीच मेरे पांव छू लिए। संकोच और ममता से भरकर मैंने तो उसे अपने से भी छीन लिया। आसपास दूरती हुई आंखों का भान हुआ, तब मैंने धीरे से उसे अपने से अलग किया। अपने दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़कर वो देर तक मुझे देखती रही। क्या बात है चाची, बीमार थी क्या? कितनी दुबली हो रही हो? किसी को दिखाया भी था? देखते देखते वो बचपन वाली राजी बनी जा रही थी और मुझे रोना आ रहा था। उसे बीच में ही टोक कर मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है लल्ली, बहुत दिनों बाद देख रही हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। बेकार की बातें रहने दो चाची, तुम सचमुच बीमार हो और छिपा रही हो। इतनी दुबली तो तुम कभी नहीं थी। दो दो लड़कियां घर में बैठी हैं। ये मेरे मर जाने के ही तो दिन है। क्यों? मैंने प्यार से उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा। यही तो अन्याय है। सारी चिंता तुम लोग अपने सिर पर ले लेती हो और फिर लड़कियों की हालत देखो क्या हो जाती है। लौटते हुए सारे रास्ते मेरी आंखों के सामने राजी का गदराया बदन और खिलखिलाता चेहरा घूमता रहा और मेरी सुम्मी दिन भर घर की चार दीवारी में कैद, माँ की गृहस्थी का भार होती हुई, माँ का दुख पटाती हुई सूखती ही जा रही है। और सुम्मी कहती है मैंने राजी से सुम्मी की शादी की बात की थी। शायद मजाक में कही हुई उस बात में अनजाने में ही मेरी व्यथा, मेरी चिंता उभर आई थी। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कुछ क्षण पहले होने पर खुद सुम्मी ने ही धीरे धीरे सारी बात बतला दी। मुझसे मिलने के बाद राजी ने एक दिन दद्दू से चुपचाप कह दिया था कि चाची सुम्मी की शादी की चिंता में सूती जा रही है। दद्दू खुद भी चिंतित थे, पर एक बार अपमानित हो जाने के कारण इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते थे। इस बार राजी को देखने जो लड़का आया था वो शहर में अपनी फूफी के यहाँ ही रुका हुआ था। शाम को जो लोग पान आए थे उनमें लड़के का फुफेरा भाई भी था, वही स्वेटर वाला। सब लोगों के साथ ये बात उठी कि यह लड़का सुम्मी के लिए ठीक रहेगा। योगेश पर मेहमानों का भार छोड़कर दत्तू चुपचाप पिछले रास्ते सुम्मी को बुलाने आए थे। वे जानते थे किसी और के बुलाने पर वो नहीं आएगी। सुम्मी को सीधे ड्राइंग रूम में ले गए। सबसे परिचय करवाने के बाद उसे राजी के पास बिठा दिया गया था। उन लोगों के जाने के बाद सुम्मी आने ही लगी थी कि राजी ने हाथ पकड़कर रोक लिया था। बरसों बाद मिली थी वे और उन लोगों के सामने बातचीत जरा नहीं हो पाई। गपशप और नाश्ते में दोनों बहनें डूबी हुई थी कि सामने वाले कमरे से सास बहू की बातचीत सुनाई दी। लड़की तो लाकर दिखा दी, पर ये भी सोचा है कि कितनी ऊंची उड़ान है। जी कह रही थी, लेना देना तो अलग, उन लोगों के रुतबे के लायक इत्र पान भी ना हो सकेगा। वे दिन गए जब लोग खानदान भर देखकर लड़की ब्याह लेते थे। तो परवाह क्या है माता जी, योगेश की बहू ने कहा। जब ताऊजी ने इतना धर दिखाया है तो शादी कर पाने का जिम्मा भी उनका ही रहा। दद्दू शायद आसपास ही कहीं थे, गरज कर बोले, बहू शादी का खर्च चाहे सुम्मी के ताऊजी उठाएं या उसके पिताजी, तुम्हारे पीहर से कुछ नहीं मांगेंगे, इत्मीनान रखो। इसके आगे सुम्मी नहीं सुन सकी थी और राजी का हाथ चढ़ाकर भाग आई थी। सारी बात सुनकर समझ में नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। दद्दू के लिए जरूर श्रद्धा उमड़ आई। 5-6 दिन बाद योगेश आया। चाची, उन लोगों का संदेश आया है, उन्हें सुम्मी पसंद आ गई है। आप लोग क्या कहते हैं बताइए। उसने बैठते ही शुरू किया। खुशी के मारे मैं मूक सी रह गई। उसने मेरी चुप्पी का दूसरा आश्रय लेते हुए कहा, लड़का जल्दी से आपको दिखाया नहीं जा सका, लेकिन वे लोग यहीं के हैं। किसी भी दिन दिखाइएगा। फोटो ये रहा। लड़का डॉक्टर है, प्रैक्टिस अभी जमी तो नहीं है, पर पिता की रेपुटेशन अच्छी है, जल्दी ही चलने लगेगी। आपने डॉक्टर अवध बिहारी का नाम तो सुना है ना, उसी का लड़का है। लड़का तो अच्छा है भैया, फिर दद्दू खराब थोड़े ही देखेंगे। ये आप कह रही हैं, हमारे यहाँ आकर सीखिए नुक्स कैसे निकाले जाते हैं। क्यों, क्या हुआ? लड़का तो अच्छा था, मैंने खिड़की से देखा था।
मैंने अपनी ताक झांक वाली बात कह दी और छेप गई, पर योगेश अपनी ही धुन में था। बोला, इस बार जानती है क्या बात हुई? लड़के का इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं जमा मैम साहब को। वो मिलिट्री का जवान है, बीएससी पास है, पर इनकी तरह लेक्चर नहीं झाड़ता है ना, इसी से उन्हें पसंद नहीं आया। मैंने तो चाची आज ही 2 दर्जन जूतों का ऑर्डर दे दिया है। राजी पर इतना गुस्सा आया। पिता और भाई 5 साल से परेशान हो रहे हैं, पर इनके मिजाज ही नहीं मिलते। मेरी सुम्मी की सी दशा होती तो पता चलता। रात मैंने किस उत्साह से इन्हें ये खबर सुनाई। इस बार झूठन वाला मामला नहीं था, लड़का सुम्मी के लिए ही देखा गया था। फिर भी इन्हें बिगड़ना था, सो बिगड़ गए। वाह, बड़ी जल्दी याद आया कि लड़की के बाप भी हैं। उनसे कहो इतना किया है तो कन्यादान भी कर दे। लड़की उन्हें पसंद आने से ही हो जाएगा, हमें भी तो लड़का पसंद हो। लड़का अच्छा है, मैंने देखा है, शहर ही में तो है, आप जाकर देख आइए। पर घर आया इतना अच्छा रिश्ता मैं जाने नहीं दूंगी। जाकर दिखाने से ही सब कुछ हो जाएगा। और उन लोगों ने मुंह फाड़ कर कुछ मांगा तो क्या करूं? घर लौटाऊं या नदी में डुबकी लगा आऊं? उस दिन पहली बार मन में उनके लिए तिरस्कार जागा। जब भी कोई समस्या सामने आई कि मरने जीने की बातें करने लगेंगे, लेकिन हर बार की तरह ये समस्या तो समाप्त होने वाली नहीं थी। उस दिन मैंने खूब चली सुनाई। ये घर बेच दीजिएगा, मैंने आखिर में कहा, पर कहते याद आया ये घर भी कहाँ अपना था, आधे से ज्यादा तो रहन पड़ा था। गरीबी से मुझे डर नहीं लगता, अपने पति का साथ हो तो झोपड़ी भी अच्छी लगती है, नमक रोटी में भी स्वाद मिलता है। जीवन में एक तो ऐसा काम करके दिखाते कि मैं गर्व से सिर उठाकर चलती। एक दिन सुबह ही सुबह मनीष ने खबर दी कि दद्दू आ रहे हैं। मैंने सिर पर पल्ला रखकर उनके पाँव छुए और इन्हें बुलाने भीतर गई। बाहर दद्दू बैठे हैं। वे कमरे में चले गए। मैं दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। इस रिश्ते के बारे में क्या तय किया तुमने? जी मैंने योगेश को बता दिया था, लड़का हमें पसंद नहीं है। मैं तो दंग रह गई। इन्होंने बाहर ही बाहर इस तरह जवाब भी दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। दुख और क्रोध से मेरा सारा शरीर कांपने लगा। उधर दद्दू ने प्रश्नों की झड़ी लगा रखी थी। किसे पसंद नहीं है, तुम्हें, बहू को या सुम्मी को? नापसंद करने जैसा उसमें क्या है? रंग, रूप, विद्या, बुद्धि, कुल, गोत्र, किस चीज में तुम्हें दोष नजर आया? जीवन में पहली बार मैंने दद्दू के सामने बोलने का साहस जुटाया। जी लड़के में तो रत्ती भर भी दोष नहीं है। इतने ऊंचे घर में संबंध करने से संकोच हो रहा था, इसी से। तो हमारा घर नीचा है। रही दान दहेज की बात, तो कोई उनके दरवाजे तक गया भी है पता लगाने? वे दान दहेज भी ना ले तब भी ये शादी नहीं हो सकती। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। बड़ी देर बाद इन्होंने मुंह खोला। तुम अगर सोचते हो कि कोई नारियल सुपारी के साथ तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले जाएगा, तो हिंदुस्तान में अभी 50 साल तक वो दिन नहीं आएगा। जी मैं चाहता भी नहीं कंगलों की तरह शादी करना, बस जरा सुविधा जुटा रहा हूँ। तुम जिस तरह से सुविधा जुटा रहे हो उसके इंतजार में तो लड़की बूढ़ी हो जाएगी। जुआ चाहे सरकारी लॉटरी का हो या मटके का, किसी का घर नहीं भरता। मैंने लोगों को रातों रात कंगाल होते हुए देखा है। भावावेश में उनका गला भर आया। वे शायद और भी कुछ कहते, पर इनके तमतमाए चेहरे को देखकर चुप रह गए। खैर जैसा भी तुम ठीक समझो बहू, ये पासबुक रखो। ये पैसा सिर्फ सुम्मी की शादी के लिए ही रख छोड़ा था। ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया में और भी लड़के हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की तंगी के कारण लड़की को ज्यादा दिन तक घर में बिठा कर तो नहीं रख सकते ना हम। उन्होंने पासबुक तिपाई पर रखी ही थी कि ये कड़े स्वर में बोल उठे, ये आप ले जाइए। गरीब सही हम, लेकिन भिखारी नहीं है। मैं भी कोई महात्मा नहीं हूँ जो तुम्हें दान दे रहा हूँ। गाँव का मकान बेचकर जो रुपए हाथ आए उनमें से आधे तुम्हारे नाम कर दिए थे। उन पर तो अपना अधिकार मानते हो कि नहीं? आपने तो बतलाया था कि वो मकान अस्पताल के लिए धर्मार्थ दे दिया गया है। अभी कहा ना कि मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, व्यापारी आदमी हूँ। इतनी बड़ी हवेली यूं ही दान कर दूं, ये बात मुझसे छिपाए रखने की क्या जरूरत थी? पर दद्दू ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की जरूरत थी? क्या ये स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर नहीं थे? कांपते हाथ से मैंने पासबुक उठा ली। उसमें रुपया जमा करने की तारीख उसी महीने के अगले माह से थी जिस महीने में हम लोगों का बंटवारा हुआ था।